वक्त है, जिन बच्चों ने अभी फॉर्म फिल नहीं किया है, 27 जून, आज 27 जून लास्ट डेट है, फटाफट से फॉर्म फिल कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं आज के सेशन से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है क्या? पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आ रहा है, देखिएगा, किस संगठन ने निजी तौर पर रखे गए इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को अधीनस्थ इकाई जारी करने की अनुमति देने के लिए एक रूपरेखा अधिसूचित की गई? करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, बैंकिंग, करंट बैंकिंग है, और ये करंट बैंकिंग आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको ही बताया जा रहा है। सबसे पहले एक संस्था है जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवाइट कहते हैं। ये इनवाइट कैसी संस्था है? ये इनवाइट इस बेसिस पर है कि अगर गवर्नमेंट को, यानी कि भारत सरकार को पैसे की कमी हो जाती है तो वो पब्लिक से पैसे डिमांड करती है। अब पब्लिक से पैसे डिमांड करने का तरीका ये है कि वो बाजार में उतर जाए, लोगों से कहे कि भाई देखो, हम क्या कहते हैं कि मुंबई से लेके दिल्ली तक का हाईवे बना रहे हैं। अब ऐसे समय पे केंद्र सरकार उनको पैसे नहीं दे रही है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या काम कर सकती है, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, भारत सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पब्लिक से डिमांड कर सकती है। अब ये पब्लिक से पैसे मांगेगी, पैसे मांगने का तरीका होता है भाई, यहाँ पे इनवाइट जो कि अधीनस्थ इकाई बनाया गया है, यही बीच में आएगा और पब्लिक से ऑफर करेगा कि भाई आप जो है लोगों के ऊपर पैसा लगा सकते हैं, सॉरी, सरकार के प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। अब सरकार कई तरीके से पब्लिक जारी करती है, यानी कि ट्रेजरी बिल के रूप में, ग्रीन बॉन्ड के रूप में, या कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में, ठीक है। तो इनवाइट को अधीनस्थ इकाइयां जारी करने की अनुमति देने के लिए कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट के जरिए, अब कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट आ रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर सेबी हो जाएगा। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परमिशन दे रहा है इनवाइट्स को कि प्राइवेटली ऑर्गेनाइज फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए और पब्लिक को ऑफर कर रहा है। तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने अपने पिछली क्लासेस में आपको बताया कि सन 1988 में बनाया गया, सन 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बंबई में है, और मधाबीपुरी बूच इसकी हेड है, मधाबीपुरी बूच इसकी हेड है, ठीक है। अभी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम बताएं। यानी कि अभी अभी हाल फिलहाल में एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्या कर रहा है? ये ऑफर कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए। किसको सपोर्ट करेगा? फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेगा। और ये इस योजना का नाम क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुद्रा योजना, या फिर केसीसी योजना, महाकृषि समृद्धि योजना, पीएम किसान योजना, या महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। तो इस योजना के अंतर्गत आपको बताना है कि पर्टिकुलर कौन सा बैंक खाद्य और कृषि आधारित उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। योजना याद करना बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि जब आप ऑप्शन से पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाती है। जैसे यहाँ पे मुद्रा की बात की जा रही है, तो आप सभी लोग को मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में बताया था कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है सरकार के द्वारा चालू किया गया एक योजना जो कि उद्योग को सपोर्ट किया जाएगा, एमएसएमई को सपोर्ट किया जाएगा, और साथ ही साथ जो छोटे दुकानदार हैं उनको सपोर्ट किया जाएगा। 3 योजनाएं हैं जिसको हम लोग शिशु, किशोर और तरुण लोन कहते हैं। शिशु लोन अगर हम लोग बात करें तो 50,000 तक का लोन सैंक्शन होता है। किशोर लोन 50,000 से लेके 10 लाख तक का लोन सैंक्शन होता है,
पिछली क्लासेस में भी मैंने बताया था। और सॉरी 5 लाख, 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन सैंक्शन होता है। और तरुण लोन 5 लाख से लेके 10 लाख तक का लोन सैंक्शन किया जाता है। ठीक है। केसीसी योजना यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि केसीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना सन 1998 में लाया गया था। आरवी गुप्ता कमेटी के अंतर्गत इसको बनाने का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब छोटे छोटे जो किसान होते हैं, जब अपने बैंक के पास जाते हैं लोन लेने और उनको लोन सैंक्शन नहीं होता है, तो ऐसे समय पे आरवी गुप्ता ने ये कहा गया था, उनके द्वारा ये कहा गया कि उनके डॉक्यूमेंटेशन को कम कर दिया जाए, जितनी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होती है उनको कम कर दिया जाए, जिससे कि उनको लोन आसानी से मिल सके। ठीक है। महाकृषि समृद्धि योजना, यहाँ पे बॉम्ब यानी कि बॉम्ब फटा पुणे में महाकृषि समृद्धि योजना, इस योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। अभी अभी हाल फिलहाल में इसके नीधु सक्सेना बनाई गई है। नीधु सक्सेना, ये पुरुष है कि महिला है? पुरुष है। आपको लग रहा होगा कि ये महिला है, महिला नहीं है, ये पुरुष है। पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत सालाना किसान भाइयों को 6,000 रुपया दिया जाता है सहायता के तौर पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाकृषि समृद्धि योजना हो जाएगा। तो नीधु सक्सेना अभी अभी हाल फिलहाल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नीधु सक्सेना एमडी सीईओ बनाए गए। 1935 में 1935 को इस बैंक को बनाया गया था। इसकी टैगलाइन क्या है? एक परिवार एक बैंक। हेडक्वार्टर बॉम्ब फटा पुणे में। हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा? बॉम्ब फटा पुणे में, यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और वन फैमिली वन बैंक इसका टैगलाइन बनाया गया। कई बार टैगलाइन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं और टैगलाइन पूछे जाते हैं। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, जरा देखते हैं। किस संगठन ने अनुमान लगाया है कि बैंक ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 2024-2025 में 200 बेसिस पॉइंट 2% से घटकर 16% से घटकर 14% होने की उम्मीद बताई गई। यानी कि जो क्रेडिट ग्रोथ हो रहा है, क्रेडिट ग्रोथ का मतलब क्या हो गया कि बैंक से जब लोन लिया जाता है तो उनका भी आंकड़ा रखा जाता है। मान लीजिए एक साल में 2023 में 100 लोगों ने क्या रखा गया होगा? 100 लोगों ने लोन लिया। अब 2024 के अंत तक इसकी वृद्धि क्या हो गई? 100 लोगों से घट के 80 हो गई। तो इसका मतलब घट गया है। तो यही कहा जा रहा है कि जो बैंक है, क्रेडिट ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू लोअर बाय द 200 बेसिस पॉइंट। बेसिस पॉइंट क्या होता है? बेसिस पॉइंट अक्सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, आप सभी लोग जब मॉनेटरी पॉलिसी या जो गवर्नर होते हैं, जब भी रेट या रेपो रेट या किसी भी रेट के बारे में बताते हैं तो वो बेसिस पॉइंट की चर्चा करते हैं। तो बेसिस पॉइंट क्या हो गया? इसको 1/100 से जाना जाता है। एक बेसिस पॉइंट बराबर 1/100 होता है। ठीक है। तो अब कहा जा रहा है कि 2% घट के 16% से 14% होने की उम्मीद है। ये किस संस्था ने बताया? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है और इसके द्वारा बताया गया, क्रिसिल रेटिंग के द्वारा बताया गया। ठीक है। ये एक सर्वे करवाने वाली कंपनी है। इसका जो मॉनिटरी यानी कि सुपरवाइज कौन करता है? इसका सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। भारत में जितने भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उन सब का जो क्या कहते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उन सब का रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनेगा। अभी अगर देखा जाए तो अगर आपको लोन सैंक्शन होता है तो एक सिविल रिपोर्ट बनती है। जब भी लोन सैंक्शन होता है तो एक सिविल रिपोर्ट बनती है और सिविल देखकर ही लोन सैंक्शन किया जाता है। सिविल का फुल फॉर्म आपके आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चाहे तो आप जाके चेक कीजिएगा, 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं भारत में? तो आंसर था 8। कई बच्चे 9 करके आए थे। तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड, सिविल एक प्रकार का सिविल स्कोर दिया जाता है। सिविल स्कोर क्यों दिया जाता है?
कि इससे पता चले कि अगर कोई बैंक से पैसा लेकर उधार लेकर बैठा है और वो उधार बैंक का वापस पैसा नहीं कर पा रहा है, तो वो सिबिल स्कोर के जरिए चेक किया जा सकता है। चेयरमैन कौन है इसके? अनंत रमन है। फाउंडेशन 2000 में रखी गई थी। इसका हेडक्वार्टर बंबई में है। इसके बाद आता है क्रिसिल की, यानी कि अगर हम लोग देखें क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड की, ये क्रिसिल एक संस्था है जिसका रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास है। इसकी फाउंडेशन यानी कि इसके जो चेयरमैन है अमीश मेहता है, 1987 में बनाया गया, बंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इकरा जिसको बोलते हैं, कई बार इकरा का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा गया है, तो इकरा का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑफ इंडिया। आज बहुत कम बच्चे आए हैं, क्या बात है? मेंस की तैयारी करने के इंटरेस्ट नहीं है ना? मैं वही देख रहा हूँ कि क्या बात है। आप सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, अपने भाइयों को शेयर कर दो। एटलीस्ट जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको तो पहुंच जाए। इतने प्यारे प्यारे कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। वन लाइनर टाइप के कंटेंट आपको मिल जाएंगे भले ही, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेंगे ये यहीं से मिलेंगे, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेंगे, इसी प्लेटफॉर्म से मिलेंगे। बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि भीड़ भीड़ को खींचती है। अब आप लोग आएंगे तभी आप लोग 4 लोगों को लेकर आएंगे, है ना? तो फटाफट से सभी लोग सेशन को एक बार शेयर कर दो, मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है अपने दोस्तों को पहुंचाने के लिए। बच्चा कह रहा है कि सर कर दिया, तो ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, इकरा, अरुण दुग्गल इसके अध्यक्ष हैं। 1991 में फाउंडेशन रखी गई थी, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, क्रिफ एक विदेशी कंपनी है और इसकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस तब होती है जब लैरी हॉवेल इसके सीईओ बन जाते हैं। फाउंडेशन 2005 में रखी गई है और बंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, इनमें से किस बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने विदेशी मुद्रा अधिनियम यानी कि फेमा एक्ट 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को उल्लंघन करने के लिए 36.38 लाख का जुर्माना लगाया? तो यहाँ पे जुर्माना लगाना, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे जुर्माना लगाना इंपॉर्टेंट है? नहीं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसी एक बैंक के ऊपर किसका उल्लंघन लगाया? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन लगाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि फेमा एक्ट क्या होता है? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जैसे कोई विदेश से पैसा भेजता है, ठीक है, या कोई विदेशी हमारे देश में आके एक्सचेंज करता है, ठीक? तो अगर मान लीजिए उसका कोई उल्लंघन मिलता है तो ऐसे समय में फेमा एक्ट लगाया जा सकता है, और ये फेमा एक्ट सन 1999 में लगाया गया, 1999 में आया गया। अब फेमा एक्ट बेसिक तौर पर उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्ट मिली है कि इनमें से कौन सा बैंक है जिसको HSBC इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं। ये एक विदेशी कंपनी है। इस विदेशी कंपनी पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ उल्लंघन मिला है, यानी कि कुछ ऐसी बातें मिली हैं जो ये गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में क्या किया गया है, यहाँ पे फेमा नियमों के उल्लंघन के लिए HSBC हांगकांग शंघाई बैंक कॉर्पोरेशन के ऊपर जुर्माना लगाया। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंडिया के कौन है? हितेंद्र दावे हैं। और टैगलाइन जो HSBC का है वो है द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। ये बेसिक तौर पे इसलिए समझाने का मकसद ये है
कि कई बार HSBC या फिर विदेशी बैंकों का टैगलाइन भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, यहाँ पे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम किसके द्वारा लागू किया जाता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम RBI के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये कब किया गया था? सन 2004 में किया गया था। और ये बेसिक तौर पर किस कानून के अंतर्गत लाया जाता है? ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट सन 1999 के एक्ट के अंतर्गत लाया गया। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इस योजना के तहत जो नाबालिग होते हैं वो अपने निवासी व्यक्ति, जैसे कोई नेपाल का व्यक्ति भारत में आके काम करता है, वो अपने घर पर पैसा भेजना चाहता है तो वो भेज सकता है। उसकी लिमिट कितनी बनाई गई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अनुमति ये दी जाती है कि एक वित्तीय वर्ष में $2.5 लाख विदेश भेजे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मेरी दीदी की ननद कहां पे है? कुवैत में। अब मेरी दीदी से कहती हैं कि तुम पैसे भेज दो। अब वो $2.5 लाख का मतलब हो गया 2.5 पच्चे 25 अट्टे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, यानी कि $2.5 लाख का मतलब हो गया 20 लाख। ठीक है, तो 20 लाख के अंदर ही हम लोग पैसे भेज सकते हैं विदेशों में, उसके ऊपर नहीं भेज सकते। अभी अगर हम INR टू डॉलर में कन्वर्ट कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.5 लाख की रेमिटेंसेस भेजी जा सकती है विदेशों में। ठीक, यहाँ पे रेमिटेंसेस यहाँ पे स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा के रूप में किया जा सकता है और एक वित्तीय वर्ष के लेन देन में किया जा सकता है। पहले इसकी सीमा रखी गई थी। पहले इसकी सीमा कितनी थी? रेमिटेंसेस की सीमा 12 रखी गई थी। फिर एक साल में इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हटा दिया गया, कहा कि अब आप चाहे जितना भी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा आप विदेश में पैसा नहीं भेज सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। अगर आप सभी लोगों ने बैंक महापैक नहीं लिया है तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जिसमें कि ग्रामीण बैंक का भी क्लास चल रहा है। टारगेट बैच 1499 में ये क्लासेस चल रही है। टारगेट बैच जो कि आपको 699 और 999 दोनों मिला के अगर देखोगे तो अलग अलग लोगे तो ज्यादा पड़ जाएगा। सीधे आप अगर कॉम्बो बैच लेते हो तो 1499 का पड़ जाएगा। सिंपल सा चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कि करंट बैंकिंग का एक हिस्सा है, और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल जो कि एक बैंक का इंश्योरेंस है, बैंक का इंश्योरेंस है। मैंने अपने क्लासेस में, अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में अक्सर ये बताता हूं कि बैंक प्लस इंश्योरेंस, अगर बैंक और इंश्योरेंस दो मिल जाए, जैसे जय और वीरू, कुछ ऐसा ही कमाल कर जाता है बैंक और इंश्योरेंस। यहाँ पे बैंक का इंश्योरेंस कहा जाता है और बैंक का इंश्योरेंस का रेगुलेटर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 1999 में बनाया गया। इसका एक्ट 2001 में आया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में है। और इसके जो चेयरमैन है देवाशीष पांडा है, देवाशीष पांडा। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि आईसीआईसीआई अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संदीप बत्रा को नियुक्त किया गया है। दीपक मोहंती कौन है भैया? दीपक मोहंती पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। तबलेश पांडे कौन है? LIC के 4 MD CEO हैं और MD है, जिसमें कि इसमें से एक है तबलेश पांडे। सिद्धार्थ मोहंती कौन है? सिद्धार्थ मोहंती लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के तौर पे जानते हैं। LIC की स्थापना कब की गई है? LIC की स्थापना 1 सितंबर सन 1956 को की गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संदीप बत्रा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल में नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, NARCL का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अभी यहाँ पे पी संतोष को बनाया गया है। NARCL को हम लोग बैड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? NARCL को बैड बैंक का भी दर्जा दिया जाता है, बैड बैंक। अब ये बैड बैंक क्यों बोला जाता है भाई? बैड बैंक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बैड लोन को रिकवर कराने का काम करता है।
अभी ये देखें तो ये पी संतोष है और एन सुंदर की जगह पे आए। आईसीआईसीआई बैंक के पार्ट टाइम चेयर कौन बनाया गया है? प्रदीप कुमार सिन्हा को बनाया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के सीआरओ कौन बनाए गए हैं? महेश कुमार राजा रमन को बनाया गया। साथ ही इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के जो अभी एमडी सीईओ बनाए गए, जिनका नाम है रौशब गांधी। ठीक है। संजय नायर कौन है? जो कि मिजुहो बैंक इंडिया के अभी एडवाइजर बनाए गए। ये सब याद करने हैं, बहुत जरूरी है याद करना। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड के द्वारा किस समिति की सिफारिश के पर तैयार किया गया था? किसान क्रेडिट कार्ड नाबार्ड की सिफारिश की गई थी और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी बताया था कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी स्थापना कब की गई थी बच्चे? इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। 12 जुलाई 1982 को की गई थी। किस कमेटी के अंतर्गत की गई थी? शिवरमन कमेटी के अंतर्गत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल एरियाज को डेवलप करना। ठीक है। अभी अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको? इस क्वेश्चन का आंसर आपको डी मिल रहा है? नहीं, यहां पे हो जाएगा, यहां पे आरवी गुप्ता कमेटी 1998 में 1998 में आरवी गुप्ता की कमेटी का गठन किया गया था। और अभी अभी हमने बताया केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य क्या है। किसान क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य ये है कि जब भी किसान भाई लोन लेने जाएगा तो उनके लोन की जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कम कर दिया जाएगा। वो जब भी जितनी भी बार जाएगा बस वो कार्ड लेकर जाएगा, तो उनके बार बार जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस था उसको खत्म कर दिया गया, तो आरवी गुप्ता हो जाएगा। यहाँ पे नचिकेत मोर किस कमेटी का हिस्सा बने थे? पेमेंट बैंक के कमेटी का हिस्सा बने थे। ठीक है। नरसिम्हन कमेटी ग्रामीण बैंक का हिस्सा बने थे, यानी कि रीजनल रूरल बैंक को बनाने के लिए जो कमेटी गठित की गई थी वो 1975 में 1975 में की गई थी और ये नरसिम्हन कमेटी के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आरवी गुप्ता कमेटी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रीजनल रूरल बैंक इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। कहा जा रहा है कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इनमें से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी अभी हम लोगों ने आपको क्या बताया कि नाबार्ड जब केसीसी को रिकमेंड कर सकता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिसकी आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी तैयारी करने जा रहे हैं, उन सबको विनियमित यानी कि किसकी बात की जा रही है? रेगुलेट की बात की जा रही है। तो रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? आंसर क्या आ रहा है सभी लोगों का? नाबार्ड आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नाबार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीजनल रूरल बैंक को किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। जिस भी बच्चे के द्वारा नाबार्ड बताया जा रहा है वो शानदार तरीके से गलत बता रहा है। क्यों बता रहा है गलत? क्योंकि रीजनल रूरल बैंक को सुपरवाइज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है, लेकिन रेगुलेट सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के द्वारा किया जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। भारतवर्ष में जितने भी बैंक हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम आरबीआई होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है पापाज ऑफ ऑल बैंक। पापाज ऑफ ऑल बैंक, सभी बैंकों का पापा। ठीक है, क्लियर है? रेगुलेट, अगर अभी हम पढ़ा रहे हैं अचानक से पापा आए और मेरा कान मुड़ेड़ दें तो हम कुछ बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि पापा मेरे ऊपर रेगुलेट कर सकते हैं, तो मेरे कान को भी रेगुलेट कर सकते हैं ना, मरोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरा छोटा भाई आ जाए, जो कि है नहीं, ठीक है ही नहीं, मैं अकेला हूं, ठीक है, अगर मान लो कोई छोटा भाई आ जाए और छोटा भाई कहे नहीं पापा वो जो है वहां पे भैया जो है कुछ और ही काम कर रहे हैं, तो मॉनिटरिंग करने का काम, सुपरवाइज करने का काम कौन करता है? नाबार्ड, ठीक है। और रेगुलेट करने का काम कौन करेगा? रेगुलेट करने का काम आरबीआई करेगा। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1950 के दायरे से बाहर है? इनमें से which bank is outside the purview of the Banking Regulation Act 1949? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो 1949 के दायरे में नहीं आता है? प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक आता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक आता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक आता है, या इनमें से कोई नहीं? जरा देखते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के दायरे से बाहर, यानी कि इस पे आरबीआई का जोर चलता ही नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पर किसी भी प्रकार का जोर कर ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटी। अब यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड जरा देखिएगा, आप लोग सर्च करने में माहिर हैं। 2023 में आरआरबी के 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट सोसाइटीज होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और इसके ऊपर यानी कि इस संस्था के ऊपर किसी भी प्रकार का जोर नहीं चल सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट है, व्हाइट लेबल एटीएम का क्या मतलब होता है, जरा बताइएगा। पिछली क्लासेस में मैंने आपको ब्राउन लेबल एटीएम, ऑरेंज लेबल एटीएम, पिंक लेबल एटीएम, व्हाइट लेबल एटीएम के बारे में बताया था। अब जरा देखिएगा कि व्हाइट लेबल एटीएम का मतलब क्या होता है। एक एटीएम जो आरबीआई का लोगो लेकर बैठा होता है, या एक एटीएम जिसके पास किसी भी प्रकार का बैंक का लोगो नहीं होता है, या एक ऐसा सिर्फ बी और सिर्फ ए, या इनमें से कोई नहीं। भाई मेरे दोस्तों, मेरे बच्चे, भाई देखने में तो ये आप इसमें से कोई एक आंसर बताओ। ये एक तो रीजनिंग वाला क्वेश्चन हो गया। अगर हम इसको दबाएंगे तो ये भी या तो सही होगा या तो ये सही होगा, अगर हम इसको दबाएंगे तो या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो भाई हम किसको दबाएं? अब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बड़ा मजा आ जाए, आप बड़ा डाउट हो जाएंगे कि आईबीपीएस ने ये क्या खेल रचा है। जिस तरीके से चक्रव्यूह रचा गया, ठीक उसी तरीके से आरबीआई ने मेरे साथ चक्रव्यूह रच दिया, सॉरी आईबीपीएस ने। तो एटीएम जो यानी कि आरबीआई का जो लोगो है, ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है, ठीक है। बचा एक ऑप्शन, बचा एक ऑप्शन, या तो नन ऑफ द अबव होगा या तो बी होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर एक ऐसा एटीएम जिसका कोई बैंक का लोगो नहीं होता है। इसका मतलब एक ऐसा एटीएम जो एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के द्वारा संचालित किया जाता है। संचालित मतलब समझ रहे हो? मतलब चलाया जाता है, ऑपरेट किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द एटीएम डज नॉट हैव एनी बैंक लोगो, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, which of the following is not condition that is considered by the RBI in case of application of registration or carrying on business by an asset reconstruction company? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को हम लोग वसूली भाई बोलते हैं। वसूली भाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वसूली भाई बोलते हैं। ये वसूली भाई क्या है? वसूली भाई अगर किसी भी व्यक्ति का एनपीए रिकवर कराना है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अतिदेय हो जाए 90 दिन के, और 91 दिन से वो पर्टिकुलर क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा एसेट जो बैंक के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहेंगे। अब पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का जो लोन रिकवर कराना है, वो उसकी जिम्मेदारी किसके पास आएगी? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास आएगी। कैसे आएगी?
बैंक ठेका देगा, और जब बैंक ठेका यानी कि टेंडर देगा, और जब बैंक टेंडर देगा एआरसी उसको पूरा करेगा और वहां से रिकवरी कराई जा सकती है। अब कहा जा रहा है कि एक एआरसी हैज नॉट इनकर्ड लॉसेस इन एनी ऑफ द 3 प्रेसिडेंट फाइनेंशियल ईयर। इनमें से गलत ढूंढना है, इनमें से गलत ढूंढना है। तो आरबीआई के नियम के अनुसार पिछले 3 सालों में किसी भी एआरसी का लॉस नहीं होना चाहिए। क्या ये बात सही है? 100% बात सही है। That the directors of ARC have not entered into related party transaction, यानी कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के जो दिशा निर्देश हैं वो किसी अन्य ट्रांजेक्शन या किसी अन्य पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। That the directors of the ARC have the adequate professional experience in matters related to finance, securitization and reconstruction। क्या ये बात सही है? ये बात तो कहीं ना कहीं सही लग रही है। इसका मतलब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास एक अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी कराने में, और पर्टिकुलर सिक्योरिटाइजेशन वाले फाइनेंस वाले चीजों को रिकवरी कराने में एक अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। That is sponsor of an IRC is a fit and proper person in accordance with the criteria issued by the Reserve Bank of India। ये भी बात सही है। अब लग रहा है थोड़ा सा दुविधा इसमें लग रहा है क्या कि that the directors of the ARC have not entered into related transaction। इसका मतलब ये गलत है, बाकी सब के सब पार्ट सही है। ऐसे क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से स्टेटमेंट बेस्ड में यानी कि एसबीआई पीओ में, आईबीपीएस पीओ में, आरआरबी पीओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग माथा पकड़ लेते हैं। माथा इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर टाइप के करंट अफेयर्स को पढ़कर गए हैं, और ऐसी सिचुएशन में हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देने में असमर्थ फील करते हैं, तो हमारा बीपी डाउन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आरडी की परिपक्वता अवधि कितनी हो सकती है? कभी कभी वन लाइनर टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सरल क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़िया मत कीजिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप ऐसे क्वेश्चन को कर लेते हैं यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन तुरंत बढ़ जाएगा, आपके स्कोर बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर कोई बच्चा 40 में से 10 कठिन टाइप का क्वेश्चन कर लिया है और कोई बच्चा 40 में से 15 सरल टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, तो स्कोर किसका ज्यादा होगा? स्कोर इसका ज्यादा होगा, ना कि इसका ज्यादा होगा। यही खेल है स्टैंडर्ड डेविएशन का। यहाँ पे आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट्स कहा जाता है, इसको रिकरिंग डिपॉजिट्स कहा जाता है। और रिकरिंग डिपॉजिट की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? आप सभी लोगों को अकाउंट के प्रकार तो याद है ना, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं? आपके सेविंग अकाउंट होते हैं, ये मालूम है? जी हाँ हाँ मालूम है। जब भी हम बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वो सेविंग अकाउंट ही ओपन होता है। दूसरा अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट होता है? करंट अकाउंट होता है। करंट अकाउंट बोले तो अगर हम लोग करंट अकाउंट बिजनेस पर्सन या कोई सैलरी पर्सन का करंट अकाउंट ओपन हो सकता है। तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट या फिक्स्ड अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट। अब सबकी अपनी अपनी लिमिट होती है। अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसकी मिनिमम 7 दिन का होता है, 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 10 इयर्स तक का आप फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, किसी भी बैंक में जाए, बैंक में 7 दिन मिनिमम होते हैं और मैक्सिमम 10 साल का आप फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन करा सकते हैं। रिकरिंग अकाउंट की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? रिकरिंग अकाउंट की लिमिट होती है 3 महीने से लेके 6 वीक्स, 1 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, तो 3 महीने से लेके 10 साल। तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, सेविंग अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट पे जो परसेंटेज मिलता है वो लगभग बराबर मिलता है, और सबसे ज्यादा ब्याज भी रिकरिंग डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट पे मिलता है। नेक्स्ट है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। सामान्य जोखिम स्तर 90 दिन से लेकर 12 महीने तक कहीं पे भी एनपीए के रूप में जाना जाता है। इसको हम लोग किस रूप में जानते हैं? इसको हम लोग ने काफी अपने करंट अफेयर्स में भी कई बार
इसको बताने की कोशिश की है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो स्ट्रक्चर्स होता है वो कैसा स्ट्रक्चर्स होता है। तो अगर हम लोग एसेट्स की क्लासिफिकेशन करें तो एसेट्स की क्लासिफिकेशन दो बेस पर होती है। एक तो रेगुलर होती है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब ये हो गया कि अगर कोई बंदा ईएमआई प्रॉपर तरीके से दे रहा है तो उसको हम लोग रेगुलर एसेट्स के रूप में जानते हैं। ठीक है। और अगर मान लो उसकी ईएमआई किसी भी प्रकार की देनदारी जो है लेट चल रही है तो उसको तीन कैटेगरीज में बांटा जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं। और ये स्ट्रेस्ड एसेट अगर कोई बंदा एक दिन भी ईएमआई अपनी लेट दे रहा है तो SMA 0, इसका मतलब स्पेशल मेंशन अकाउंट जीरो की कैटेगरी में जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेशल मेंशन अकाउंट। ठीक है। और ये जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है इसका जो ड्यूरेशन डिले अगर हो गया 0 से लेके 30 दिन का डिले होता है तो SMA 0। SMA 1 इसका मतलब 31 दिन से लेके 60 दिन। और किसी भी प्रकार की जो डिले होती है SMA 2 में 61 दिन से लेके 90 दिन के बीच में डिले होता है। तो ये स्ट्रेस्ड एसेट्स होता है। इसके बाद डिस्ट्रेस्ड एसेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रेस्ड एसेट्स का मतलब कि तनाव दे देना। इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर 91 दिन से लेके 12 महीने तक 12 मंथ तक कोई व्यक्ति पैसा रिकवर नहीं करा पा रहा है या फिर बैंक रिकवर नहीं करा पा रहा है तो इसको हम लोग सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहते हैं। सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहा जाता है। डाउटफुल एसेट्स जो होता है, डाउटफुल एसेट्स 1 साल से लेके 3 साल के बीच में होता है। 3 साल के अबव, 3 ईयर अबव लॉस एसेट्स कहलाता है। ठीक है। तो ये आपके एनपीए की कैटेगरी बनाई गई है और एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बेसिस पर काम किया जाता है। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 90 दिन से लेकर 12 महीने तक अभी एनपीए के रूप में दे नहीं है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट्स कहेंगे। ठीक है। डाउटफुल डेब्ट्स या डाउटफुल एसेट्स किस कैटेगरी में आता है? 1 साल से लेके बिलो 3 ईयर्स, बिलो 3 ईयर। लॉस एसेट्स क्या होता है? 3 ईयर से लेके 3 ईयर अबव। नेक्स्ट है ए वेरी लार्ज लोन एक्सटेंडेड बाय ए ग्रुप ऑफ बैंक टू ए सिंगल बोरोवर इज नोन एज। मान लीजिए आपके पास यहां पे मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने डिमांड कर ली कि मुझे 10,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ लोन चाहिए। तो एक बैंक के पास 10,000 करोड़ नहीं है। अब ऐसे समय पे कई बैंकों का ग्रुप बनेगा, यानी कि जैसे मान लो एसबीआई जुड़ गया, पंजाब नेशनल बैंक जुड़ गया, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा जुड़ गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले रहे हैं। अगर सही बैंक मिलकर बड़ा अमाउंट किसी किसी कॉर्पोरेट सेक्शन को पास करते हैं तो उस लोन को हम लोग क्या कहते हैं? उस लोन को हम लोग सिंडिकेट लोन कहते हैं। ठीक है। सिक्योर लोन क्या होता है? सिक्योर लोन एक ऐसा लोन होता है जब कोलेट्रल रखा जाता है, ठीक है, या जमानत रखी जाती है या कोई एक सिक्योरिटी रखी जाती है। इसको हम लोग क्या रखते हैं? इसको कहते हैं हम लोग सिक्योर लोन। ठीक है। नॉन रिकोर्स लोन क्या होता है? नॉन रिकोर्स लोन बीच बीच में आया हुआ जैसा लोन, जैसे मानसून धमाका या कुछ ऐसा लोन जो कि फ्लोटिंग रेट के आधार पर लोन दिया जाता है, जिसको हम लोग नॉन रिकोर्स लोन कहते हैं। नो डॉक्यूमेंटेशन लोन का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगता है, जिसका इसका एक उदाहरण
किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली को किस अधिनियम के अनुसार विनियमित किया जाता है? आरबीआई एक्ट 1934, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट 2002, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2008, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 49। भारत में भुगतान और निपटान प्रणाली के किस अधिनियम के द्वारा किया जाता है? इसका मतलब जैसे मान लो अगर यहाँ पे पनारू लाल नाम का मेरा दोस्त है और हम उससे पैसे मांगते हैं और वो मेरे अकाउंट में पैसे भेज देता है, तो इसका मतलब वो पेमेंट किया है मेरे को। अब पेमेंट करने का मतलब भुगतान तो किया है, उस भुगतान का सेटलमेंट भी बैंक में होना चाहिए और बैंक को आरबीआई अधिकार देता है कि आप उस पेमेंट का सेटलमेंट करके दें और इसके लिए जो नियम लगते हैं वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट यानी कि 2007 लगता है। ठीक है, और ये किसके अधीन आता है, ये किसके अंतर्गत आता है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के तहत ग्राहक को देय न्यूनतम मासिक पेंशन कितनी होती है? यानी कि अटल पेंशन योजना, जैसे अभी अभी करंट अफेयर्स से रिलेट कर सकते हैं आप सभी लोग, अभी इनमें से कौन सा बैंक है जो अटल पेंशन योजना का सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बन चुका है? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक सबसे बड़ा सब्सक्राइबर बन चुका है अटल पेंशन योजना का। और इसको रेगुलेट कौन करता है? इसको रेगुलेट पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। अटल पेंशन योजना का जो न्यूनतम यानी कि 60 साल के बाद जो पेंशन मिलता है वो न्यूनतम मासिक पेंशन कितना होता है? वो न्यूनतम मासिक पेंशन 1000 हो सकता है या 2000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम पेंशन कितना दिया जा सकता है? मैक्सिमम 5000 और मिनिमम कितना है? मिनिमम है 1000। ठीक है, अटल पेंशन योजना का जो सब्सक्राइबर एज कितना होता है? मिनिमम 18 साल होता है और मैक्सिमम 40 साल होता है। ये क्या है? अटल पेंशन योजना के लिए एलिजिबिलिटी एज यानी कि उम्र। ठीक, और अटल पेंशन योजना का मिनिमम मंथली पेंशन कितना हो गया? 1000 हो गया। समझ में आ रही है बातें? क्लियर हो रही है सभी लोग को? चले, सिंडिकेट लोन। नेक्स्ट है पीएम ज्योति योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, ये कितना कवर करता है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या होता है? सबसे पहले तो इसको समझते हैं, इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है कि पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। ये सरकार के द्वारा, जैसे एलआईसी हम लोग करते हैं, प्रीमियम करते हैं, अपनी जीवन का सुरक्षा करते हैं, ठीक उसी तरीके से सरकार हमको एक फैसिलिटीज देता है कि आप जाएं बैंक में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का सब्सक्रिप्शन बन सकते हैं, सब्सक्राइबर बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी बैंक में, किसी भी बैंक में, एसबीआई में मान लो गए और हमने कहा एसबीआई वालों से कि भाई मुझे मेरा लाइफ इंश्योरेंस कर दो, तो क्या वो रोक सकते हैं? नहीं रोकेंगे। वो कोई भी अपना एसबीआई लाइफ का भी दे सकते हैं। लेकिन अगर हम कहेंगे कि नहीं मुझे सरकार का चाहिए, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना चाहिए, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हमें इंश्योरेंस दिया जा सकता है। अब इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो कितना होता है? इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो जून 2023 से चेंज हो चुका है और इसका रुपया 436 रुपया होता है। यानी कि जो सालाना 436 रुपया प्रीमियम जमा करेंगे तो हमें सुरक्षा मिलेगी कितनी? 2 लाख की। यानी कि किसी भी प्रकार की मिसहैपनिंग होती है तो 2 लाख रुपया हमारे नॉमिनी को, हमारे परिवार को मिल जाएगा। इसी तरीके से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना का जो प्रीमियम है वो कितना प्रीमियम है? इसका प्रीमियम है 20 रुपया। कितना है? 20 रुपया सालाना, और इसका भी सालाना है। कितना? सालाना इसका भी है, ईयरली वाइज। तो प्रीमियम आपको 436 रुपया जमा करेंगे तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत आपको क्या मिलेगा? क्या कहते हैं? इंश्योरेंस मिलेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 20 रुपए जमा करेंगे तो ये भी आपको 1 लाख या 2 लाख रुपए देकर जाएगा, 2 लाख रुपए दे जाएगा। यानी कि मान लीजिए रास्ते में कोई व्यक्ति जा रहा है और उसने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अपने आप को इंश्योर कराया और एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके परिवार या उसके नॉमिनी वाले को कितना मिल जाएगा? 2 लाख रुपया मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। What amount of cash assistance will be provided by the government under PMUY? यहाँ पे PMUY का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा गया है। PMUY का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है भाई? इसमें एलपीजी, प्री एलपीजी गैस कनेक्शन यानी कि बिलो पावर लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को, नागरिकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना दिया जाता है। एलपीजी गैस कनेक्शन दी जाती है और एलपीजी गैस कनेक्शन में जो सब्सिडी दी जा रही है, जो फ्री कनेक्शन दिया जा रहा है, वो कितने तक का दिया जा रहा है? यहाँ पे 2200, 1600, 1400, 1000। पिछले साल तक अगर देखेंगे तो जो सब्सिडी थी 2019, 2020, 2020, 2021 तक, तो वो सब्सिडी 1000 रुपए तक की थी। अभी सब्सिडी जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो 2200 कर दी गई है, यानी कि फ्री सब्सिडी जो दी जा रही है सरकार के द्वारा वो 2200 दी जा रही है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय एंटिटीज अबव व्हाट अमाउंट? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितनी राशि से अधिक संस्थाओं के द्वारा किए गए एनईएफटी आरटीजीएस लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचान पत्र पेश किया जाता है? इसका सीधा सा मतलब ये कहा जा रहा है कि मान लीजिए ए ने किसी बी के अकाउंट में एनईएफटी कर दिया। एनईएफटी का मतलब ये हो गया नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर दिया, और ये 24x7 और आरटीजीएस भी 24x7 अवेलेबल है। अब अगर ए अकाउंट बी में पैसा भेज देता है, कितना? 50 करोड़। ठीक है, तो 50 करोड़, पहले अगर हम लोग कल की बात करें पिछले क्लासेस में, तो हम लोगों ने यूटीआर यानी कि यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस के बारे में बताया था, यूटीए के बारे में। अगर कोई आरटीजीएस या एनईएफटी करता है तो एक यूनिक कोड एनईएफटी, एक यूनिक कोड जनरेट होता है, कितने डिजिट का? 22 डिजिट का। और ये जो यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस यूटीआर, तो यूनिक ट्रांजेक्शन जो रेफरेंस है 22 डिजिट का कोड जनरेट होता है। अगर कोई व्यक्ति 50 करोड़ किसी दूसरे के खाते में डालता है एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नियम बनाया है कि उसका लिक्विड जो आपका नंबर बनेगा वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बनेगा, और ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कितने डिजिट का होता है? 20 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 20 डिजिट का होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 50 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, which regulatory body has issued the updated guidance note on operational risk management and operational resilience for the financial sector and extended it to NBFCs? किस नियामक संस्था ने वित्तीय क्षेत्र के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन और परिचालन लचीलेपन पर एक नोट जारी किया है, एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसको कहा गया है कि ये एनबीएफसी तक बढ़ा दिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अगर एनबीएफसीज का नाम आ गया है तो एनबीएफसीज को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एक गाइडेंस नोट निकाला है, किसके रिगार्डिंग? एनबीएफसीज यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रिगार्डिंग, जो कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशन रिसाइलेंस फाइनेंशियल सेक्टर को बताएगा। किसी भी प्रकार का जो रिस्क हो रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर बताया जाएगा। एक रिपोर्ट तैयार की गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। इरडा के बारे में हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की। 1999 में क्या कहते हैं पैदा हुआ था, 2001 में नियम आया है, हैदराबाद में हेडक्वार्टर है, देवाशीष पांडा चेयरमैन। सेबी 1988 में पैदा हुआ था, नामकरण 1992 में हुआ, स्वायत्तता प्रदान की गई, मधाबीपुरी बूच इसकी अध्यक्ष है। नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में आया है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सन 1990 में आया है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज ऑनर्ड
with the award that Central Banking Award 2024 given by the London-based financial publisher Central Bank Publishers। भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित वित्तीय प्रकाशक सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन के द्वारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2024 से किस अवार्ड से नवाजा गया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। व्हाइटली गोल्ड अवार्ड, सीआईडीसी विश्वकर्मा अवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड, लॉरिएट अवार्ड या वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड। ये अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अवार्ड 2024 का सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2023 का जो अवार्ड दिया गया था गवर्नर ऑफ द ईयर, गवर्नर ऑफ द ईयर, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बैंक के एग्जाम में कहीं पूछा गया था, चाहे वो शायद ग्रामीण बैंक था, चाहे एसबीआई, चाहे आईबीपीएस, किसी एक एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा गया था ये गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिस्टर शक्तिकांत दास बने थे, शक्तिकांत दास बने थे। तो 2024 का रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड आरबीआई को मिला है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है, लंदन यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। 1990 में एक्वायर किया गया था, 2017 में इसको बनाया गया था। अभी अगर देखा जाए तो गवर्नर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको दिया गया है, यूक्रेन के जो गवर्नर हैं यानी कि गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन, उनको दिया गया, नेशनल बैंक ऑफ यूक्रेन गवर्नर को दिया गया है, जिनका नाम है एंड्री साइनी। क्या नाम है, एंड्री साइनी। ये क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 चूंकि आरबीआई से रिलेटेड था तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया हो, लेकिन हो सकता है इस बार भी पूछा जा सकता है। एंड्री साइनी को दिया है गवर्नर ऑफ द नेशनल बैंक ऑफ द यूक्रेन अवार्ड। इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर सेंट्रल बैंक ऑफ ब्राजील को दिया गया है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज हमारे क्वेश्चन का नगीना बना है। नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है हु इज द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आरबीआई की एक स्पेशल डिवीजन कंपनी के तौर पे जानी जाती है। 2008 में इसको बनाया गया था, बंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन है, अजय कुमार चौधरी है ना। एक बार मुझे याद दिला दो सभी बच्चों जो करंट अफेयर्स पढ़ते हो, अजय कुमार चौधरी हैं। और इसके जो एमडी सीईओ हैं, एमडी सीईओ इनका क्या नाम है, दिलीप अशबे हैं। कौन है, ये रीअपॉइंट किए गए हैं। अब एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की दो संस्थाएं हैं, एक तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल, और एक तो इंटरनेशनल हो गई, और एक तो भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, भारत बिल पेमेंट सर्विसेज। तो इंटरनेशनल एनपीसीआई इंटरनेशनल के जो चेयरमैन या सॉरी सीईओ हैं, जिनका नाम है क्या, रितेश शुक्ला, रितेश शुक्ला। यानी कि एनपीसीआई इंटरनेशनल अब प्रत्येक देश इसे अभी कांटेक्ट कर रहा है। जैसे श्रीलंका का क्या कहते हैं कि एनपीसीआई के जरिए जो यूपीआई को डेवलप किया जाएगा, ठीक इसी तरीके से बहुत सारे अफ्रीकन कंटिनेंट है, अफ्रीकन देश है, उनका भी एनपीसीआई उनके प्लेटफॉर्म को, यूपीआई प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है। इसी तरीके से बहुत सारे देश हैं, उनका क्या कहते हैं यूपीआई डेवलप कर रहा है। भारत बिल पेमेंट सर्विसेज, अक्सर आप सभी लोग पेमेंट करते होंगे या रिचार्ज करते होंगे, तो जो रिचार्ज करते हैं उसके लिए जो संस्था जानी जाती है वो एनपीसीआई भारत बिल पेमेंट सर्विसेज है। और इसके जो सीईओ एमडी है, जिनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। क्या नाम है, नुपुर चतुर्वेदी। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्या दिख रहा है आप लोगों को, रितेश शुक्ला दिख रहा है।
चलो मार देते हैं रितेश शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, जिसको हम लोग MMID के तौर पे भी जानते हैं, ये एक यूनिक नंबर है, ठीक है, जो कि IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज अलाउ करता है। अगर हम आपसे पूछे कि ये बताइए कि NEFT को ऑपरेट कौन करता है, NEFT, RTGS, ठीक है, IMPS, UPI, फास्टैग, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज। अब यहां पे हम एक कॉलम बनाते हैं, रेगुलेशन, रेगुलेटेड बाय और ऑपरेटेड बाय, ऑपरेटेड बाय, ठीक है। तो NEFT और RTGS रेगुलेट और ऑपरेट दोनों RBI के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे बना दें, ऐसे याद रहेगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो NEFT रेगुलेटेड बाय RBI, NEFT ऑपरेट बाय RBI, RTGS रेगुलेट बाय RBI, RTGS ऑपरेट बाय RBI, IMPS रेगुलेट बाय RBI, IMPS ऑपरेट बाय NPCI, UPI रेगुलेट बाय RBI, UPI ऑपरेट बाय NPCI, फास्टैग रेगुलेट बाय RBI, फास्टैग ऑपरेट बाय NPCI, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज रेगुलेट बाय RBI और ऑपरेट बाय NPCI। तो यहां पे IMPS यानी कि इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज की बात कही जा रही है। तो इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज के जरिए हम लोग 24/7 पैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कर सकते हैं। कितने डिजिट का होता है भाई, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है इसमें, A, B, C, D और E। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 7 डिजिट कोड हो जाएगा, 7 डिजिट का कोड होता है MMID का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने CP का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा प्राप्त किया है। और ये द्वितीय आई का क्या मतलब है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो द्वितीय आई का क्या मतलब है, पहली आई इंपॉर्टेंट है, दूसरी आई इंफ्रास्ट्रक्चर से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। कहां के इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEFT ऑपरेट बाय, और NEFT का मतलब क्या होता है, NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए आप पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कर सकते हो, 24/7 कर सकते हो, कर सकते हो। मिनिमम कितना पैसा भेज सकते हो, मिनिमम आप 1 रुपया भेज सकते हैं NEFT के जरिए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। अब बात आती है कि सर नो लिमिट है, इसका क्या मतलब, हजारों करोड़ एक साथ भेजे जा सकते हैं NEFT, भेजे जा सकते हैं, लेकिन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर NEFT ने आपके ऊपर, आपके ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो NEFT आपके ऊपर क्या कर सकता है, एक लिमिट लगा सकता है, बैंक लिमिट लगा सकता है। तो यहाँ पे नो लिमिट है, 1 रुपया मिनिमम है। NEFT क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इसका फुल फॉर्म तो याद है ना सभी को, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। इसका मतलब पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं आप 24 घंटे, 24/7। ये अलग कैसे है बाकी लोगों से, अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर यूपीआई से अलग कैसे, यूपीआई की एक लिमिट होती है ना, IMPS की भी एक लिमिट होती है, RTGS की मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपए है, NEFT की एक लिमिट होती है, जब आप पैसा भेजते हो तो कोई तय नहीं होता है कि वो तुरंत पहुंच जाएगा। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट में तय होता है कि विद इन ए सेकंड आपके अकाउंट में पैसा डिडक्ट होगा और दूसरे अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा।
यूपीआई में भी यही होता है कि तुरंत अगर पैसा आप भेज रहे हो तो तुरंत का तुरंत उसका विद इन 30 सेकंड में पैसा पहुंच जाएगा। लेकिन एनईएफटी में तय नहीं होता है कि वो कब भेजा जा सकता है। इसमें ये कहा जाता है कि जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए पैसे भेजे जा रहे हैं तो वो कब हो सकता है, ये 24/7 यानी कि अगले 24 घंटे तक पहुंच सकता है, लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि वो तुरंत पहुंच जाए, मतलब अगले दिन तक समय रहेगा। इसका मतलब ये रियल टाइम तो नहीं होगा, ये बात तो सही है। अब ये जो डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट क्या होता है, यहाँ पे डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट, इस क्वेश्चन का आंसर डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट। जैसे मान लीजिए मैंने पनारू लाल के अकाउंट में पैसे भेजे, पनारू लाल के अकाउंट में 25 लाख रुपए भेज दिए एनईएफटी के जरिए, तो ये तो तुरंत नहीं पहुंचेगी, ये बात सही है। अब ये क्या करेगा, जो बैंक के सर्वर के पास हर आधे घंटे पे सेटलमेंट किया जाता है, हर आधे घंटे पे, और ये हर आधे घंटे पे बैच बनाएगा। तो सबसे पहले जिसका बैच आएगा, जैसे मान लो ए नाम का व्यक्ति का बैच आया तो उसको ट्रांसफर करेगा, फिर आधे घंटे बाद पनारू लाल का बैच बनेगा, पनारू लाल का पैसा ट्रांसफर करेगा। मतलब इसको हम लोग डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट कहते हैं। डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट का मतलब हर आधे घंटे में एक बैच क्रिएट होता है और उस बैच में पैसे ट्रांसफर होते हैं। एक साथ तुरंत पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते। रियल टाइम में जो आपका पैसा ट्रांसफर होता है वो आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के जरिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज रियल टाइम में होता है, यूपीआई रियल टाइम में होता है, ठीक है। फास्टैग भी जो पेमेंट डिडक्शन होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज भी आपका रियल टाइम में होता है। तो ये सारे के सारे जो पैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो रियल टाइम में हो रहे हैं, सिवाय एनईएफटी को छोड़ के, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को छोड़ने के बाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, डिफॉल्ट नेट सेटलमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, which of the following has hosted third global hackathon, third global hackathon Harbinger 2024 innovation for transformation in partnership with the Apex platform। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे क्या कि अभी हाल फिलहाल में हार्बिंगर 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया। हार्बिंगर, हार्बिंगर बोले तो आरबीआई एच रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये अगर आज का करंट अफेयर्स देखा होगा, मैं इसीलिए कहता हूं कि रोज सुबह 8:30 बजे करंट अफेयर्स देखा करो, मैक्सिमम चीजें अपने आप रिजॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मतलब आपकी बैंकिंग अवेयरनेस तो सुधर ही जाएंगी, आपका बेस भी सुधर जाएगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हार्बिंगर 2024 रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन की मेजबानी की गई है, और ये आरबीआई एच यानी कि ये तीसरा ग्लोबल हैकाथॉन किया गया है। और आरबीआई एच क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सब्सिडरी का नाम जैसे कि बीआरबी, एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, इफ्टास इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एलाइडेड सर्विसेज, या रेबिट रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप कह सकते हो क्या आरबीआई एच, इफ्टास, डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ये चार तो है ही आरबीआई के, पांचवा आपका क्या बन गया, ये बन गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ रहा है, रिजर्व बैंक इनोवेशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हार्बिंगर के बारे में क्वेश्चन पूछा भी गया था। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, और डेली आया कीजिए। सुबह की क्लास 8:30 बजे करंट अफेयर्स की होती है, दोपहर की क्लास जो भी मेंस की क्लासेस चल रही हैं वो आपके एकदम कंटेंट जो होते हैं ना, एकदम कंटेंट लड्डू वाले कंटेंट है, और आप इस कंटेंट को कहीं से भी कंपैरिजन कर सकते हो। आप चाहे तो पिछले साल के पेपर को भी उठा के देख सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग को टैकल करने हैं, और किस तरीके से हम लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। तो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर सुबह मिलते हैं 8:30 बजे करंट अफेयर्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और साथ ही साथ हलवा पूड़ी खाइए और मस्त नींद सो जाइए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।